सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी योद्धा बैच के 34वें क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के सेशन में हम लोगों ने ग्रुप डी योद्धा बैच का 33वां क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने ग्रुप डी टीसीएस 2022 के जो क्वेश्चन है उसके सेट नंबर 43 को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सेट 44 की चर्चा करेंगे और हर बार की भांति इस बार भी आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम ग्रुप द लॉजिकल साइंस पे, जिसको मेरे मित्र आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले सवाल की तरफ। मेरे मित्र आपका जो पहला सवाल है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा ही लॉलीपॉप सा सवाल है और मुझे नहीं लगता है कि आप में से कोई भी छात्र गलती करेंगे। कह रहा है कि अभिक्रिया के दौरान यदि किसी अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो यह कहा जाता है कि यह डैश से गुजर रहा है। अपचयन, वियोजन, रेडॉक्स प्रक्रिया, उपचयन। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि की बात करी जा रही है। और आप सबों को मैंने कई बार बताया है कि जब भी हम रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करते हैं, जब भी हम रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं, तो आप सभी क्या कहते हैं कि सर रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों क्या होता है? साथ साथ होता है। बस एक चीज याद रखने की जरूरत यह है कि ऑक्सीडेशन को तो हम लोग ऑक्सीकरण और रिडक्शन को हम लोग शुद्ध हिंदी में अवकरण कहते ही हैं। साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीडेशन को हम लोग शुद्ध हिंदी में उपचयन कहते हैं और रिडक्शन को हम लोग शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? अपचयन। और वैसी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ हो, आप कहेंगे गुरुजी उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। कौन सा रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन। अब मैंने आपको बताया है कि उपचयन के प्रक्रिया में ऑक्सीजन जुटता है और हाइड्रोजन हटता है, तो आप सभी कहेंगे कि सर इसमें O2 में वृद्धि होती है, उपचयन में O2 में वृद्धि होती है और हाइड्रोजन में क्या होती है? ह्रास। जबकि अपचयन में जस्ट इसका उल्टा होता है। सर O2 में ह्रास होता है। यानी कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक से ऑक्सीजन निकल रहा है तो हम कहेंगे सर उसका अपचयन हो रहा है। ठीक है। और हाइड्रोजन में क्या होती है? वृद्धि। मतलब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सर किसी तत्व या किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन जुट रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। तो अब सर आंसर आपके सामने है, क्या कहिएगा कि गुरुजी ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है तो हम लोग कहेंगे उपचयन होगा। यही पूछ देता ऑक्सीजन में कमी हो रही है तो हम कहते हैं अपचयन हो रहा है। रेडॉक्स क्या होता है? तो आप सभी कहेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ होगा तो उसको रेडॉक्स बोलेंगे। वियोजन अभिक्रिया तो मेरे मित्र संयोजन का जस्ट उल्टा। क्या कहेंगे कि सर इसमें कोई बड़ा अभिकारक टूट करके छोटे छोटे प्रतिफल का निर्माण करता है और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा अणु टूट करके छोटे छोटे अणु का निर्माण करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अपने कंसेप्ट और रिवीजन के लिए याद रखना है आप सबों को कि वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होगी। कौन कौन सा? अगर उष्मा से हो रही है तो उष्मीय वियोजन, और साथ ही अगर सूर्य प्रकाश से हो रही है तो आप सभी कहेंगे सर ये फोटोलाइटिकल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। साथ ही अगर वैद्युत से हो रही है तो वैद्युत अपघटन होगा या वैद्युतीय वियोजन हम लोग कहते हैं। अच्छा ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है कि जो वियोजन अभिक्रिया होती है इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो मेरे मित्र जब भी हम किसी बड़े अणु को तोड़ेंगे तो हमें ऊर्जा चाहिए होगा और आप सभी याद रखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया की प्रकृति जो है वो उष्माशोषी होती है। कैसी होती है? उष्माशोषी। तो अगर आपसे कहीं पे भी ये सवाल पूछ लिया जाए कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया की प्रकृति, आप कहेंगे उष्माशोषी होती है। नेक्स्ट मेरे मित्र आपसे पूछा जा रहा है कि समान लंबाई और व्यास के तांबे, चांदी, नाइक्रोम और कांच के 4 तार हैं। इन तारों में से किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा? मेरे मित्र ऑप्शन है कांच के तार, तांबे के तार, नाइक्रोम के तार, चांदी के तार। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि समान लंबाई और व्यास के तांबे, चांदी, नाइक्रोम और कांच के 4 तार हैं और इन तारों में से किसका प्रतिरोध जो है वो सर्वाधिक होगा, यानी कि सबसे अधिक होगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे देखेंगे तो प्रतिरोध का मतलब होता है धारा के प्रवाह का विरोध करने वाला गुण। किसी भी चालक का वह गुण जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है। और आपको मालूम है कि चांदी हो या फिर नाइक्रोम हो या तांबा हो, इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी ये विद्युत के चालक होते हैं। तो जो भी विद्युत के चालक होंगे उसकी प्रतिरोध क्या होगी? कम। अगर यहीं पे हम कांच की बात करें तो आप क्या कहिएगा
कि गुरुजी ये विद्युत के कुचालक होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसकी विद्युत प्रतिरोध क्या होगी, सर्वाधिक होगी। तो सही आंसर आपका क्या होगा, कांच का तार। मेरे मित्र, अगर आपसे ये सवाल कर लिया जाता कि इन चारों तार में सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता किसकी होती है, तब आपका आंसर क्या होता, तब भी आपका आंसर कांच ही होता। क्यों? तो आप सभी ध्यान में रखना कि यहां पे तो क्वेश्चन में प्रतिरोध की बात करी जा रही है। अगर हम प्रतिरोधकता की बात करते हैं, अगर हम लोग किसकी बात करते हैं, प्रतिरोधकता की, इसको हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिस्टिविटी कहते हैं। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान रखना कि प्रतिरोध किसी भी चालक का वह गुण है जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है, और प्रतिरोधकता किसी चालक का वह गुण है जो हमें यह बताता है कि इस चालक के द्वारा धारा के प्रवाह का कितना तेजी से विरोध किया जा रहा है। प्रतिरोध को हम लोग सर आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मेरे मित्र प्रतिरोधकता को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना कि प्रतिरोध बहुत सारे कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि चालक की लंबाई, चालक के क्रॉस सेक्शन एरिया, सर तापमान, चालक की प्रकृति, इन सभी पर प्रतिरोध निर्भर करेगी। लेकिन मेरे मित्र प्रतिरोधकता जो है, आप सभी ध्यान रखना कि केवल प्रतिरोधकता केवल चालक की प्रकृति, प्रतिरोधकता केवल चालक की प्रकृति एवं तापमान पर निर्भर करता है। केवल चालक की प्रकृति एवं तापमान पर निर्भर करता है, एवं तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, और याद रखेंगे कि चालक की प्रकृति और तापमान को छोड़ करके ये किसी भी अन्य चीज पर निर्भर नहीं करता है। और मेरे मित्र, आप सभी को ये ध्यान रखना होगा कि रो इक्वल टू हम लोग सीधे सीधे क्या कहते हैं सर, आर ए बटा एल। क्या कहते हैं, आर ए बटा एल। अच्छा, ये आता कहां से, तो हम लोग बिल्कुल सिंपल कहते हैं कि चूंकि सर आर इक्वल टू होता है, आर इक्वल टू होता है रो एल बटा ए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हमारा आर ए इक्वल टू रो एल हो जाएगा, और रो निकालेंगे तो आर ए बटा एल। बस याद ये रखना है ये जो प्रतिरोधकता है इसका एसआई यूनिट क्या होगा, आप सभी याद रखना सर, ओम मीटर। क्या हो जाएगा, ओम मीटर। अब ध्यान देना आप सभी यहाँ पे कि अगर हम बात करेंगे किसकी सर, तांबे के प्रतिरोधकता की, किसकी बात करेंगे, तांबे की प्रतिरोधकता की, तो ये 1.56 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर हो जाएगा। तांबे का प्रतिरोधकता कितना, 1.56 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। याद रखना, अगर हम बात करेंगे किसकी, चांदी की प्रतिरोधकता की, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा 1.51 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। और मेरे मित्र, अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, नाइक्रोम के प्रतिरोधकता की, किसकी बात करेंगे, नाइक्रोम की प्रतिरोधकता की, तो आप सभी याद रखेंगे 111 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। नाइक्रोम की प्रतिरोधकता कितनी होगी, 111 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। और यहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे किसकी सर, बात करेंगे कांच के प्रतिरोधकता की, तो आप सभी ध्यान रखना कि कांच का प्रतिरोधकता 2 इंटू 10⁻11 ओम मीटर होता है। कितना, कांच की प्रतिरोधकता कितनी हो जाएगी, आप सभी याद रखेंगे 2 इंटू 10⁻11 ओम मीटर। आप देखो कि ये सारे वैल्यू माइनस में है और ये सर प्लस में, तो आप क्या कहेंगे कि इन सभी में सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता किसकी होगी, कांच की होगी। तो ये वैल्यू भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि पौधे के पोषण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। मेरे मित्र, दिए गए ऑप्शन में से आपको गलत कथन चूज करना है। पहला है कि हरे पौधे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन ग्रहण करते हैं। बिल्कुल सत्य है। आप सबों को मालूम है कि जितने भी हरे पौधे हैं वो वायुमंडल से CO2 और सर मिट्टी से जल और खनिज लवण लेकर के सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सर पौधे को जो कार्बन की मात्रा है वो CO2 से मिल रही होगी। आपका तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है कि पौधे जल का उपयोग सामान्यतः जड़ क्षेत्र की मिट्टी से करते हैं। ये भी बात सही है कि पौधे जब भी जल का अवशोषण करेंगे तो कहां से, सर जड़ से करेंगे। तीसरा है कि आयरन और मैग्नीज दोनों को सूक्ष्म पोषक तत्व माना जाता है। यह भी सही है। मेरे मित्र, याद रखना कि अगर हम लोग पौधे के पोषक तत्व की चर्चा करते हैं, पौधे के पोषक तत्व की चर्चा करते हैं, तो पौधे के पोषक तत्व को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हमारा क्या होता है सर, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, दीर्घमात्रिक पोषक तत्व। दीर्घमात्रिक पोषक तत्व। और दूसरा आपका क्या होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व। अच्छा, इस दोनों में अंतर क्या होता है, अंतर केवल इतना है, यहाँ पे दीर्घ लिखा हुआ है
तो वैसा पोषक तत्व जिसकी आवश्यकता पौधे को ज्यादा होती है या ज्यादा मात्रा में होती है उसको हम लोग दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व कहते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं जिसका पौधा क्या करता है, ज्यादा मात्रा में उपभोग करता है। वहीं पे कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिसको पौधे की जरूरत बहुत कम मात्रा में होती है। जैसे कि हम लोग बात कर लें सर आयरन की, बात कर लें मैग्नीज की, तो ये सब वैसे पोषक तत्व हैं जिसकी जरूरत पौधे को क्या होती है, कम मात्रा में होती है। तो आप कहेंगे सर ये कहा जा रहा है आयरन और मैग्नीज दोनों को सूक्ष्म पोषक तत्व माना जाता है, बिल्कुल सही है। चौथा है कि जल द्वारा खनिजों और पोषक तत्वों का अवशोषण मंद होता है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये गलत है, यहाँ पे जल द्वारा खनिज और पोषक तत्वों का अवशोषण मंद होता है। पहला चीज तो जल हम कहेंगे नहीं, दूसरा जड़ द्वारा खनिज और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है तभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो पाती है। तो आप सभी कहेंगे कि सर पोषण के संबंध में गलत स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन नंबर डी है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध 4.2 ओम है और उस पर 220 वोल्ट आरोपित किया जाता है तो चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा, ना बनेगा, क्या कहिएगा कि गुरुजी आई इक्वल टू वी बटा आर होता है और यहाँ पे वोल्टेज 220 है और प्रतिरोध 4.2 ओम, पॉइंट हटा दो, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2200 और आई इक्वल टू आप कहोगे कि सर 2200 बटा 42, इसको सॉल्व कर लेना चला, ये 52.38 के समथिंग आएगा और राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि पितरस के कार्य नीचे दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो पितरस के कार्य से संबंधित नहीं है। पहला चीज तो ये समझो कि ये जो पितरस है इसी को हम लोग बाइल जूस कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइल जूस कहते हैं। और बाइल जूस का स्रवण कहां से होता है, बाइल जूस का स्रवण कहां से होता है, यकृत से होता है। किससे होता है सर, यकृत से। और मेरे मित्र इस बाइल जूस का संचयन कहां पे होता है, आप सभी ध्यान रखना सर इसका संचयन पित्ताशय में होता है। यानी कि बाइल जूस का स्टोरेज कहां होता है, सर पित्ताशय में होता है। मेरे मित्र जो बाइल जूस है इसकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय। क्या होती है, क्षारीय। अगर हम इसके कार्य की बात करेंगे तो क्या कहिएगा आप सभी कि सर पहला कार्य तो इसका होता है वसा का पाइसीकरण, वसा का पाइसीकरण यानी कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट किसके द्वारा होगा, पितरस द्वारा होगा। सर क्या होता है पाइसीकरण, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखना कि वसा के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पाइसीकरण, जो किसके द्वारा संभव हो पाता है, सर पितरस द्वारा संभव हो पाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो मेरे मित्र ये बाइल जूस अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। अम्लीय भोजन को क्षारीय, अम्लीय भोजन को क्या करता है, क्षारीय बनाता है। और मेरे मित्र याद रखना आप सभी कि ये जो बाइल जूस है इसकी प्रकृति होती कैसी है, सर एल्कलीन। अच्छा ये अम्लीय भोजन को क्षारीय क्यों बनाता है, आप कहेंगे हमारे पेट में अम्लीय भोजन कहाँ हो जाता है। तो जब हम लोग खाना खाते हैं, चबा के अंदर निगलते हैं, तो भोजन सबसे पहले हमारे अमाशय में आती है। और अमाशय में आप सबों को मालूम है कि जठर ग्रंथि मौजूद है जो कि HCl का सेक्रेशन करेगी, जठर रस में HCl की मौजूदगी होती है। तो अमाशय में हमारा भोजन अम्लीय हो जाता है, लेकिन अमाशय में भोजन का संपूर्ण पाचन तो होता नहीं है। अब भोजन कहाँ जाएगा, छोटी आंत में। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि छोटी आंत में जो पेनक्रियाटिक जूस भोजन का संपूर्ण पाचन करेगा, तो सर पेनक्रियाटिक जूस अम्लीय भोजन पर काम नहीं करता है। पेनक्रियाटिक जूस जो है वो किस पे काम करेगा, सर क्षारीय माध्यम में काम करेगा। तो पेनक्रियाटिक जूस बढ़िया से काम करे इसके लिए भगवान ने पहले ही भोजन को छोटी आंत में जाने से पहले एक यकृत नामक ग्रंथि दे दी है, जो क्या कर रही है सर, पितरस का स्रवण कर रही है और ये भोजन को क्षारीय कर देती है, ताकि जो अग्नाशयी रस है वो बढ़िया से कार्य कर सके और आपका भोजन जो है वो पाचित हो सके। अब आप पितरस के बारे में इतना डाटा जान रहे हो तो क्या इस 4 ऑप्शन में से गलत क्या है वो आप नहीं सेलेक्ट कर सकते हो, पितरस के कार्य क्या नहीं है वो सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। आप कहेंगे आसानी से, कह रहे हैं कि यह बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी वसा गोलिकाओं में विघटित करता है और इसी प्रक्रिया को हम लोग पाइसीकरण यानी कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। मतलब ये सही है हमारा। दूसरा है कि इसमें प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम होते हैं और प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, कभी संभव ही नहीं है
पितरस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, और सर यहां कहा जा रहा है प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम होते हैं। तो आपको पितरस के कार्य से संबंधित सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मिल गया है कि सर ऑप्शन नंबर बी कार्य नहीं है। अब दूसरा देखो कि यह अग्नाशयी एंजाइम की क्रिया के दक्षता को बढ़ाता है। बिल्कुल, यह अग्नाशयी एंजाइम की क्रिया के लिए भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। आप कहेंगे सर पूरा कंसेप्ट तो आपने बता ही दिया। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस स्थिति में प्रेरित धारा का मान अधिकतम होगा, इंड्यूस्ड करंट का मान अधिकतम होगा। आप सभी क्या कहेंगे कि सर जब कुंडली की गति की दिशा और साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत 90 डिग्री के एंगल पे होगा तो प्रेरित धारा का मान अधिकतम होगा। आपका सवाल वही है कि कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में रखने पर नहीं, कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होने पर बिल्कुल नहीं, कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होने पर जो प्रेरित धारा का मान होगा वो क्या होगा? अधिकतम होगा। याद रखना, प्रेरित धारा की दिशा हमें किससे प्राप्त होता है, किस नियम से? आप सभी कहेंगे फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से प्रेरित धारा की दिशा का पता चलता है। प्रेरित धारा की दिशा का पता आप सभी कहेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से पता चलता है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से पता चलता है, राइट हैंड रूल से, ये ध्यान में रखना। बल की दिशा पूछ देगा, आप कहेंगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। किससे? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि जब किसी पदार्थ का संयोजन, यहाँ पे गलती से 2 लिखा गया है, ये O2 होना चाहिए, यहाँ पे O छोड़ दिया है। जब किसी पदार्थ का संयोजन O2 से होता है तो वह क्या होगा? आप सभी कहेंगे, अब ये बताए हैं पहले क्वेश्चन में कि सर O2 से संयोजन होगा, O2 की वृद्धि हो रही है, उपचयित होगा। कहता जब किसी पदार्थ से O2 का वियोजन हो जाता है, आप सभी कहते सर अपचयित हो गया। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसी चुंबक का वह भाग जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान दो कि ये आपका एक चुंबक है जिसका ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहां से निकलेगी? उत्तरी ध्रुव से निकलेगी और दक्षिणी ध्रुव में जाएगी। सर चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलेगी और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेगी। तो मेरे मित्र आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि किसी चुंबक का वह भाग जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है उसको हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगर सवाल ऐसे पूछ देता कि किसी चुंबक का वह भाग जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं विलीन हो जाती है, तो सर घूस कहां रहा है? आप कहेंगे दक्षिणी ध्रुव पर। उत्तरी ध्रुव से निकला, अब विलीन कहां होगा? दक्षिणी ध्रुव पर। तो हम लोग कहते सर आंसर हमारा दक्षिणी ध्रुव हो जाता। जब हमसे सवाल ये पूछा जाता है कि चुंबक का वह भाग जहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं विलीन हो जाती है, हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। ओरिजिनेट होती है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? सर ऑप्शन नंबर बी उत्तरी ध्रुव। याद रखना हमेशा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। और साथ ही मेरे मित्र बाहर से चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, लेकिन अंदर से चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा आप सभी ध्यान रखना दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जब कविता कॉपर सल्फेट का जलीय लेती है और उसमें एल्युमिनियम के कुछ दाने मिलाती है तो विलयन का रंग बदल जाता है, यह डैश के निर्माण के कारण होता है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, मैंने आपको फॉर्मूला वाला सेशन दिया है, ठीक है? तो फॉर्मूला वाला सेशन अगर आप देखे होंगे तो आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पे कॉपर है तो ये Cu हो गया, और सल्फेट है तो SO4 2- लिखते हैं। तो मेरे मित्र ये हमारा CuSO4 किससे अभिक्रिया करेगा? आप कहेंगे एल्युमिनियम से। ये मेरे भाई जब एल्युमिनियम से अभिक्रिया करेगा तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी इतना तो हमारे पास दिमाग है कि कॉपर एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील है, इसीलिए एल्युमिनियम क्या करेगा? सर एल्युमिनियम जो है इस कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देगा और ये खुद Al2SO4 होल 3 एल्युमिनियम सल्फेट बनाएगा और साथ ही साथ कॉपर अलग हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक छात्र कह रहा था एनसीईआरटी वाला जो वीडियो हम दे रहे थे वो बिल्कुल फालतू था, उससे उसको कोई लाभ नहीं हो रहा था। हमारा तो मन हुआ कि उसको कमेंट करे कि तू पढ़ना ही छोड़ दो, पढ़ काहे रहा है, ठीक है? और कई कई ऐसे थे जो लगातार कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, तो उनको हमने ठिकाने लगा दिया है। परेशान मत होइएगा, जो जेन्युइन छात्र हैं जो पढ़ने वाले हैं उनको पता चल रहा होगा कि एनसीईआरटी जो श्योर शॉर्ट की क्लासेस आपको मिल रही थी उससे आपको क्या लाभ होता है, ठीक है? बहरहाल अगला सवाल देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था? आप सबों को मालूम है कि मेंडल ने मटर के पौधे की लंबाई पे फोकस किया था, जो बौनापन और लंबापन देखने को मिल रहा था। फूलों के रंग सफेद बैगनी इनका भी अध्ययन किया था।
बीज की आकृति पे भी ध्यान दिया था उन्होंने, क्योंकि कुछ बीज कैसे हो रहे थे, गोल और झुर्री, कुछ बीज गोल हो रहे थे, कुछ झुर्रीदार, तो बीज की आकृति पर भी ध्यान दिया। लेकिन मेंडल ने कभी भी पत्तों की आकृति पर सर चर्चाएं नहीं करा। तो जो सवाल है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था, आप सभी कहेंगे पत्तों की आकृति वाली जो विशेषता है इसका उपयोग नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि इनमें से क्या अम्ल या क्षार के लिए एक प्राकृतिक संकेतक नहीं है। प्राकृतिक संकेतक की बात करी जा रही, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी अगर हम नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर की बात करते हैं, प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक की बात करते हैं, तो पहला हम लोग लिटमस पेपर लिखते हैं जो कि आप सबों को याद है, फिर हम लोग हल्दी का नाम लेते हैं, फिर हम लोग जेरेनियम, ये सब फूल हैं जेरेनियम, फिर हम लोग हाइड्रेंजिया का नाम लेते हैं, हाइड्रेंजिया का नाम लेते हैं, फिर हम लोग पिटूनिया के पत्ती का नाम लेते हैं। तो मेरे मित्र ये सब क्या है, आप कहेंगे अम्ल और क्षार के प्राकृतिक सूचक हैं, जबकि मिथाइल ऑरेंज हो या नेफ्थलीन हो ये क्या है, आप सभी कहेंगे कि सर ये सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर है, संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक है, सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर है। तो आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है, आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है उसका सीधा सा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा ही सरल सा सवाल कि समांतर क्रम संयोजन में संयोजित प्रतिरोधों के परिणामी प्रतिरोध का सूत्र निम्न में से कौन सा है। आप सभी कहेंगे गुरुजी 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 सो ऑन। ध्यान देना एक चीज कि जब क्वेश्चन में जब दो प्रतिरोध R1 एवं R2, जब दो प्रतिरोध R1 एवं R2 समांतर क्रम में जुड़ा हो, जब दो प्रतिरोध R1 एवं R2 समांतर क्रम में जुड़ा हो, तो मेरे मित्र याद रखना कि Rp इक्वल टू सीधे हो जाएगा R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। तो बौखा नहीं जाना है, अगर हमारे क्वेश्चन में सर दो ही प्रतिरोध हो R1 और R2 और उसका समांतर क्रम संयोजन पूछा जाए तो हम R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किसी वस्तु को एक 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा रहा है, आवर्धन क्या होगा। क्या कहोगे कि सर वस्तु को 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो यहाँ पे उत्तल दर्पण की बात की जा रही है तो इसकी तो फोकस दूरी धनात्मक होती है, वस्तु दूरी यहाँ पे क्या होगा सर ऋणात्मक ही लेंगे। अब आपको मैंने बताया है कि अगर फोकस दूरी और वस्तु दूरी दिया हुआ रहे और मिरर के फॉर्मूला की बात की जाए, मिरर के मैग्निफिकेशन की बात की जाए, तो आप क्या कहेंगे सर m इक्वल टू एफ बटा एफ माइनस यू हो जाएगा, और m इक्वल टू आप f के जगह क्या लिखोगे 9, f के जगह फिर 9 माइनस और फिर माइनस 18, क्या कहोगे 9 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा सर 27, 18 9 27, 9 एकम 9, 9 तिया 27, आवर्धन कितना हुआ 1/3, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि यदि एक उत्तल लेंस की क्षमता 3 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ना बनेगा। आप सभी कहेंगे कि सर उत्तल लेंस की बात की जा रही है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान रखना कि हम लोग P इक्वल टू 1/f लिखते हैं और यहाँ पे जो P है वो 3 डायोप्टर है, तो ये हमारा 1/f, 3f इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 1, और f इक्वल टू 1/3, इसको हम 0.33 के समथिंग लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल शौक से। अब चूंकि उत्तल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसीलिए हमारा प्लस 0.33 आंसर होगा। तो सर साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, देखो कैसा लॉलीपॉप सा सवाल पूछा है कि इनमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, अभिकारक और प्रतिफल दोनों और परमाणु की संख्या को काउंट कर लेना। तीर चिन्ह से इधर वाला जो भी है ये सब क्या होंगे, अभिकारक, और तीर चिन्ह के उधर जो भी हैं ये सब क्या होंगे, प्रतिफल यानी कि प्रोडक्ट। अब देख लो कि यहाँ पे लोहा के सर 1 परमाणु है और इधर लोहा के 3 परमाणु है, तो देखने में ही लग गया कि सर अनबैलेंस्ड है। अब देखो मैग्नीशियम के 1 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, और इधर देखोगे तो आप कहोगे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, आप कहेंगे सर ये तो सर देखने से ही लग जा रहा है कि एकदम खत्मे है। अब देखो यहाँ पे कि Fe प्लस H2O और Fe3O4 प्लस H2O दिया हुआ है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ भी तो गड़बड़ है कि सर लोहा के 1 परमाणु है, लोहा के 3 परमाणु है,
मेरे मित्र देखो यहाँ पे जिंक के एक परमाणु, जिंक के एक परमाणु, H2SO4 में हाइड्रोजन के दो परमाणु, हाइड्रोजन के दो परमाणु, सल्फेट के एक मॉलिक्यूल, सल्फेट के एक मॉलिक्यूल। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि यह पाया गया कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। बिल्कुल सत्य है। आप सबों को मालूम है कि बैगनी रंग सबसे नीचे होता है। जब हम लोग किसी कांच के प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजार रहे होते हैं तो ये 7 रंगों में टूट जाता है, ये 7 रंगों में टूट जाता है। और मेरे मित्र इस 7 रंग को आप विबग्योर के रूप में रिप्रेजेंट करते हो। और आप सभी क्या कहते हो? सबसे ज्यादा अपवर्तनांक बैगनी रंग का होता है और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? आप कहते हो लाल रंग का। तो कह रहा है कि यह पाया गया कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। तो बैगनी रंग अधिक मुड़ रहा है तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होगा। कह रहा है कि यदि म्यू आर और यहाँ पे म्यू वाई होगा, म्यू आर म्यू वाई और म्यू आर और यहाँ पे म्यू फिर से दे दिया है चला, एक तो म्यू भी होना चाहिए। ठीक है, देख लो कि म्यू आर तो लाल रंग, यहाँ पे म्यू भी होगा ये, ठीक है, तब ये बैगनी रंग आएगा। ठीक, और फिर यहाँ पे म्यू वाई ये येलो। ठीक है, कह रहा है कि लाल, बैगनी और पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक तथा उनके बीच निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? क्या कहिएगा कि बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक जबकि लाल रंग का सबसे कम। और ये रिलेशन आपको कहां है सर? ऑप्शन नंबर सी में, कि म्यू वी इज ग्रेटर देन म्यू वाई। और म्यू वाई का जो अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा सर? म्यू आर से ज्यादा होगा, लेकिन म्यू आर यानी कि रेड वाले का सबसे कम होगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध होता है सर उसको असंतृप्त कहते हैं। संतृप्त में क्या होगा? कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। और चला जी असंतृप्त में क्या होगा? तो याद रखना कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और साथ में ट्रिपल बॉन्ड। मतलब कोई भी वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच में द्विआबंध या त्रिआबंध हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे सर? वो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि किस तत्व के आधात्विक गुण होते हैं? आप सभी कहेंगे सर क्लोरीन, कोई इसमें लाग लपेटा है ही नहीं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम धात्विक है, तो सर क्लोरीन हमारा अधात्विक होगा। और ऐसे भी वर्ग 17 के तत्व हैं तो सभी अधातु हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या कहोगे कि गुरुजी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी, साथ ही उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आप कहेंगे वो भी धनात्मक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम इनमें से किस पर सही लागू होते हैं? केवल हल्के तत्व, केवल उत्कृष्ट गैस? आप क्या कहेंगे कि न्यूलैंड के अष्टक नियम केवल हल्के तत्वों पर लागू होते हैं, भारी तत्वों पर न्यूलैंड का अष्टक नियम लागू नहीं होता है। और इसलिए न्यूलैंड का जो ऑक्टेव रूल था वो क्या हो गया था सर? फेल हो गया था। मेरे मित्र न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56। न्यूलैंड आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन, लिख लेना कहीं पे, और अंतिम तत्व थोरियम। सवाल पूछा गया था आपका पिछले ग्रुप डी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 21 देखो कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक हार्मोन के लिए एक विशिष्ट गुणसूत्र होता है? बिल्कुल नहीं। प्रत्येक हार्मोन के लिए एक विशिष्ट प्रोटीन होता है? नहीं। प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, क्योंकि मेरे मित्र प्रोटीन की जो सूचनाएं होती है वो हमको कहां मिलती है? आप कहेंगे सर जीन में मिलती है, और इसी के लिए जीनोम प्रोजेक्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से 3 कक्षीय हृदय वाले जीव का नाम बताइए। मछली में चला 2 गो हृदय कक्ष होगा, सैलमेंडर में 3 गो, बाघ में 4 गो, और कबूतर आप कहेंगे गुरुजी 4, 3 गो का आपको बताना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि पादप वहन तंत्र द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है? पादप वहन तंत्र, ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा पत्ती और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है? तो पत्ती में भोजन बनता है, तो भोजन का संवहन फ्लोएम के द्वारा होगा, तो आप कहेंगे ऊर्जा भंडार। और साथ ही सर पत्ती में तो अपशिष्ट पदार्थ भी होता है, तो आप सभी कहेंगे राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जल का संवहन क्या होगा? आप कहेंगे जाइलम के द्वारा होगा। केवल कार्बोहाइड्रेट कह नहीं सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते? इसीलिए क्योंकि सर पत्ती में तो अपशिष्ट पदार्थों का भी संचयन होता है पौधे के शरीर में। साथ ही साथ आप सभी ये ध्यान रखना कि पौधे में हार्मोन का संवहन भी किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा ही होता है। कार्बोहाइड्रेट और खनिज, मेरे मित्र पत्ती में कार्बोहाइड्रेट बनेगा लेकिन खनिज आप कहेंगे नहीं होगा, तो हमारा उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
आपके इस सेशन में टोटल 23 सवाल थे, जिसको मेरे मित्र आपने हमारे साथ बड़े ही सावधानी पूर्वक सॉल्व कर लिया है। और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपका कितना जो नंबर है वो सही हुआ है, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।